नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। इतिहास की गवाही के सफर में हम 1984 के उस मोड़ पर पहुंच गए जहां इंदिरा गांधी के लिए एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई थी। उग्रवाद की आग में जल रहे पंजाब को इंदिरा गांधी अगर यूं ही छोड़ देती तो बेगुनाहों के खून से वहां की धरती लाल हो जाती। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी अगर उग्रवाद को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सख्त कदम नहीं उठाती तो देश की एकता पर खतरा था। लेकिन वो इंदिरा गांधी थी जो एक बार फैसला कर लिया सो कर लिया, अंजाम चाहे जो भी हो। जून 1984 को रात 10:30 बजे काली पोशाक में 20 कमांडो चुपचाप स्वर्ण मंदिर में दाखिल हुए। लेकिन इन कमांडोज और सेना को अकाल तख्त में छुपे अलगाववादियों की सही ताकत का अंदाजा नहीं था। रात 12:30 बजे कमांडोज उग्रवादियों की भारी गोलीबारी को चीरते हुए दर्शनी ड्योढ़ी तक पहुंच गए। आंसू गैस के गोले दागकर अकाल तख्त खाली करने का अभियान नाकाम रहा। कमांडोज के साथ स्वर्ण मंदिर परिसर में दाखिल सेना की बख्तरबंद गाड़ियों को उग्रवादियों ने रॉकेट से उड़ा दिया। उग्रवादी ज्यादा नुकसान पहुंचाने में इसलिए कामयाब रहे क्योंकि उनके साथी मेजर जनरल शाहबेग सिंह थे, जिन्हें सेना की कमजोरियों का अच्छी तरह से इल्म था। आखिरकार 6 जून को तड़के 4 बजे अकाल तख्त के सामने के दरवाजे से सेना की 3 विजयंत टैंकों ने मोर्चा संभाल लिया। टैंकों ने गोले बरसाए। 6 जून की सुबह करीब 6 बजे 6.5 घंटे के ऑपरेशन के बाद अकाल तख्त से अलगाववादियों का सफाया हो गया। भिंडरावाला मारा गया। आर्मी का एक ऑफिसर था, उससे मैंने पूछा ये कैसे हुआ, तो उसने कहा कि भाई हमें ऑर्डर था कि 3 दिन के अंदर ये एक्शन ख़त्म होना चाहिए, लेकिन इनकी तरफ से जो हमको मुकाबला मिला तो उसमें हमें काफ़ी कठिनाई हुई, तो हमें मजबूरन टैंक को अंदर लाना पड़ा। टैंक्स अंदर गए थे और टैंक से उन्होंने फिर गोलाबारी की अकाल तख्त पे, जिसमें भिंडरावाले, शाहबेग सिंह वगैरह सब मारे गए थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार में बहुत खून बहा। स्वर्ण मंदिर के सफेद संगमरमर पर बारूद के निशान के बीच काली पोशाक वाले कमांडोज की लाशें बिछ गईं। सेना के 83 जवान शहीद हुए। 492 आम लोगों की जान गई। इसमें जो होना था भयानक खून खराबा हुआ और हमारा इतिहास इसका गवाह है कि उसके कितने दुष्परिणाम हमको झेलने पड़े। 6 जून की सुबह 6:30 बजे आर के धवन ने इंदिरा गांधी को ऑपरेशन खत्म होने की खबर सुनाई। इंदिरा जी की इसके फेवर में नहीं थी इस तरह के किया जाए, लेकिन क्योंकि उस पर सारी कैबिनेट का और सबका मिलजुल का फैसला था, उनको इस बात की बहुत दर्द थी, तकलीफ थी कि उनको इस प्रकार का कोई एक्शन लेना पड़ रहा। इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की योजना बहुत गुप्त रखी थी। कैबिनेट को भी इसकी जानकारी नहीं थी। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह भी ऑपरेशन ब्लू स्टार से अनजान थे। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की नाराजगी मोल लेकर इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को हरी झंडी दी थी, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था। इसलिए 6 जून 1984 की सुबह आर के धवन ने इंदिरा गांधी को ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म होने की जानकारी दी तो उनका पहला सवाल था कि कितने लोगों की मौत हुई है। मौत का आंकड़ा सुनकर उनके मुंह से निकला, मुझे तो कहा गया था कि कम से कम लोग मारे जाएंगे। इंदिरा गांधी का ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंजाम के बारे में पहले से ही एहसास हो गया था। इतिहास गवाह है कि इंदिरा गांधी का अंदेशा सही था। 31 अक्टूबर 1984 सुबह 9:10
इंदिरा गांधी अपने एक सफदरजंग वाले घर से एक अकबर रोड वाले दफ्तर जाने के लिए निकली। उन्हें एक विदेशी चैनल को इंटरव्यू देना था। इंदिरा के पीछे पीछे निजी सचिव आर.के. धवन और कुछ सुरक्षाकर्मी चल गए। एक सफदरजंग रोड और एक अकबर रोड के बीच के गेट के करीब जैसे ही इंदिरा गांधी पहुंची, वैसे ही उनकी सुरक्षा में तैनात बेअंत सिंह सामने आ गया। बेअंत सिंह ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर इंदिरा गांधी पर तान दी। ये देखकर इंदिरा चौंकी और उन्होंने बस इतना कहा, ये क्या कर रहे हो? इसके बाद सिर्फ गोलियों की आवाज सुनाई दी। बेअंत सिंह ने इंदिरा पर 5 गोलियां दाग दी। उस वक्त सुबह के 9:17 हुए थे। जब हम गेट के पास पहुंचे, उस पर हमारे मन में या इंदिरा जी के मन में कुछ ऐसी सामने कोई चीज़ थी ही नहीं क्योंकि ऐसी दुर्घटना होने वाली है। जब हम छोटे गेट के पास पहुंचे जो अकबर रोड की तरफ जाता है, उस वक़्त वहाँ के जो सिक्योरिटी ऑफिसर था बेअंत सिंह, उसने अपने रिवॉल्वर से एकदम आंखें जब ऊपर सिर उठाया, आंखें उठाई दोनों ने, इंदिरा जी ने और मैंने भी, तो उसने गोलियाँ चलानी शुरू कर दी। उसने 5-6 गोलियाँ चलाई। उसके बाद इंदिरा जी वहाँ ज़मीन पर थोड़ी गिर गई और उसके साथ ही गिरते साथ ही जो सतवंत सिंह था जो यूनिफॉर्म में था, उसने अपनी स्टैंड गन से गोलियों की बौछार उनके ऊपर कर दी। एक का नाम सतवंत सिंह, एक का नाम बेअंत सिंह, केहर सिंह, बलबीर सिंह, और इनको मैं जानता था। सालों बाद मुझे पता लगा कि दादी की हत्या से पहले सतवंत सिंह, बेअंत सिंह और बाकी जो लोग थे वो दादी के ऊपर दिवाली के समय हथगोला फेंकना चाह रहे थे। बात समझ आई? दादी के ऊपर दिवाली में वो हथगोला फेंकना चाह रहे थे। और आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? दादी की हत्या की। शायद इंदिरा को ऐसे अंजाम का एहसास था। एक दिन पहले उड़ीसा के भुवनेश्वर में इंदिरा अपने खून के कतरों से हिंदुस्तान को जिंदा रखने का ऐलान कर दिल्ली लौटी थी। मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, और जब तक मुझे सांस है तब तक सेवा ही नहीं जाएगी, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक खून का खतरा जितना मेरा है, तो एक खून एक भारत को जीवित करेगा। जिस वक्त इंदिरा गांधी को गोली मारी गई, उस वक्त सोनिया गांधी घर में मौजूद थी। गोलियों की आवाज सुनकर सोनिया दौड़कर बाहर आई। उनकी आंखों के सामने खून से लथपथ इंदिरा गांधी का शरीर था। वो चिल्लाई एम्बुलेंस, लेकिन वहां कोई एम्बुलेंस नहीं था। आनन फानन में एक एम्बेसडर कार में अपनी सास इंदिरा गांधी को लेकर सोनिया गांधी एम्स रवाना हुई। ये कार एक सफदरजंग रोड से निकली ही थी। वहां पहले से मौजूद पत्रकार ने अपने एक दोस्त को फोन कर दिया। तब दिल्ली में बीबीसी संवाददाता सतीश जेकब को एक दोस्त ने इंदिरा के घर से एम्बेसडर कार निकलने की बात बताई थी। दोस्त ने अनहोनी की आशंका जताई तो सतीश जेकब ने राजीव गांधी के सचिव विंसेंट जॉर्ज को फोन मिला दिया। विंसेंट जॉर्ज ने जो कुछ कहा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। और वो बेचारा बहुत दुखी नजर आया। मुझे कहने लगा, यार सतीश, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, समझ में नहीं आया ये सब कैसे हो गया। मैंने हुआ क्या? तो कहना है कुछ नहीं, वो अपने दफ्तर जा रही थी तो बीच में ही ये 2 बॉडीगार्ड खड़े थे, उन्होंने उन पर गोलियां चला दी। तो मैंने उससे पूछा कहाँ ले गए, तो जॉर्ज ने कहा कि वो एम्स ले गए। Good evening. Indira Gandhi, ruler of the world's largest democracy, died today. इंदिरा गांधी को गोली मारने की खबर सबसे पहले बीबीसी ने दी, लेकिन सरकारी मीडिया आकाशवाणी और दूरदर्शन से इंदिरा को गोली लगने की खबर दिन भर गायब रही। वजह थी कि खबर का मसौदा तय करने के लिए दिल्ली में कोई सीनियर मिनिस्टर मौजूद नहीं था। राजीव गांधी बंगाल के चुनावी दौरे पर थे
राजीव तुरंत कोलकाता से दिल्ली लौटे। उनके साथ मौजूदा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी थे। राजीव ने 2 घंटे का सफर विमान के कॉकपिट में बिताया और यहीं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने बताया कि इंदिरा का निधन हो चुका है। On the aircraft, we listened to the news, and although they didn't say so, it sort of one felt that there were not many chances of her surviving. उनको एडमिट किया है, उनका एग्जामिनेशन वगैरह हो रहा था, तो वहाँ कुछ देर के बाद मुझे डॉक्टर बताओ। दोपहर करीब 4 बजे राजीव गांधी दिल्ली पहुंचे और सीधे पहुंच गए एम्स। तब तक इंदिरा को गोली लगने की खबर जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी। बीबीसी के जरिए ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई। वर्ल्ड लीडर थी और इतना बड़ा एक लीडर के ऊपर इतना बड़ा हमला होना बहुत बड़ी न्यूज़ थी। तो उसके बाद मेरे पास टेलीफोनों की बौछार हो गई, टेलीविज़न चैनल इंटरनेशनल बीबीसी के अंदर, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ था कि उनकी हालत तो गंभीर है, लेकिन ये नहीं था क्या है। एम्स के बाहर इंदिरा को चाहने वालों की भारी भीड़ मौजूद थी। एम्स की 8वीं मंजिल की आईसीयू में इंदिरा गांधी का शव रखा था और 7वीं मंजिल पर कांग्रेस के बड़े नेताओं के जमघट में एक चर्चा जोरों पर थी। इंदिरा गांधी का निधन हो चुका था। देश बिना प्रधानमंत्री के नहीं चल सकता था। गम के इस माहौल में कांग्रेस को प्रधानमंत्री चुनना था। एम्स की 7वीं मंजिल पर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने राजीव गांधी का नाम प्रधानमंत्री के लिए तय कर दिया था। आखिर राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनने के लिए किसने किया तैयार, देखेंगे एक ब्रेक के बाद। राजनीति बहुत बेरहम होती है। ये न खुशी मनाने का मौका देती है, न आंसू बहाने का। इंदिरा गांधी के निधन के बाद राजीव गांधी का सामना राजनीति के इसी सच से हुआ। दिल्ली पहुंचने पर राजीव गांधी सीधे एम्स की 8वीं मंजिल पर गए, जहां इंदिरा गांधी का शव रखा था। पास के कमरे में सोनिया गांधी मौजूद थी। एम्स की 7वीं मंजिल पर गम के माहौल में गांधी परिवार के करीबी अरुण नेहरू राजीव गांधी की ताजपोशी की तैयारी में जुटे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि राजीव गांधी को प्रधानमंत्री की बागडोर संभालने के लिए कौन कहे। सवाल ये भी था कि विदेश दौरे पर गए राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह क्या राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार होंगे। इंदिरा गांधी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीसी अलेक्जेंडर अपनी किताब माय इयर्स विद इंदिरा गांधी में लिखते हैं कि राजीव गांधी को एम्स की 8वीं मंजिल पर बताया गया कि कांग्रेस के नेता उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। ये बात बताने के लिए पीसी अलेक्जेंडर कमरे में दाखिल हुए तो सोनिया गांधी की आंखों से आंसू बह रहे थे। सोनिया को भरोसा दिला रहे थे राजीव गांधी। राजीव के प्रधानमंत्री बनने पर सोनिया तैयार नहीं थी, लेकिन सवाल देश का था। मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन राजीव जी ने मुझको समझाया था कि उनका फर्ज था, उनका कोई चॉइस नहीं था, और इसीलिए। क्यों आप नहीं चाहती थी कि पीएम ना बने? क्योंकि मेरे मन में डर था कि जो इंदिरा जी के साथ हुआ था उनके साथ भी हो जाएगा। एक प्रधानमंत्री के निधन के बाद अगले प्रधानमंत्री की शपथ जरूरी हो जाती है, लेकिन दिक्कत यह थी कि क्या राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह इसके लिए तैयार होंगे। प्रेसिडेंट विदेश में गए थे, वाइस प्रेसिडेंट उस वक्त वेंकटरमन जी थे। उन्होंने कहा कि मैं इनको ओथ देता हूं प्राइम मिनिस्टर। हमने आपस में अरुण नेहरू में और
कि मुनासिब वी मस्ट वेट फॉर द प्रेसिडेंट, अगर वो आने वाले हैं। पता चला वो वहाँ से निकले। ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह और इंदिरा के रिश्ते सामान्य नहीं रह गए थे। पीसी अलेक्जेंडर अपनी किताब माई ईयर्स विद इंदिरा गांधी में लिखते हैं कि मॉरिशस यात्रा पर जाने से पहले राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह ने इंदिरा से कहा था कि अगर जिंदा बचकर लौटे तो विस्तार से बातें होंगी। लेकिन 9 दिन बाद राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह तो सकुशल लौट आए, लेकिन इंदिरा जिंदा नहीं रही। राष्ट्रपति ने दिल्ली में कदम रखने से पहले ही फैसला कर लिया था कि राजीव गांधी ही देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। मैं तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में मेडिकल साइंसेज में मौजूद था उस समय, क्योंकि अंदर भीड़ बढ़ती जा रही थी, बाहर जन सैलाब सड़कों पर उमड़ता चला जा रहा था, जैसे खबर फैल रही थी कि इंदिरा जी नहीं रही। तो जो भावनाएं थी उनको देखते हुए कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेताओं थे उन्होंने महसूस किया कि राजीव जी के अलावा कोई भी इस समय अगर बनाया गया तो जनता में उसका बहुत गलत प्रभाव जाएगा। और इस तरह से जो है जनता की भावनाओं को ध्यान में रख के जो कांग्रेस संसदीय बोर्ड था उसकी मीटिंग हुई और उसने राजीव जी को, क्योंकि उस पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग बुलाई नहीं जा सकती थी, संसदीय बोर्ड ने ये फैसला लिया कि राजीव गांधी को हम नेता इलेक्ट करते हैं और उनको शपथ दिलाएगी, क्योंकि उस समय कानून व्यवस्था की बात भी थी। एम्स की 2 मंजिलों पर भारत के मुकद्दर का फैसला हो रहा था और सरकार की तरफ से देश को नहीं बताया गया था कि इंदिरा को क्या हुआ है। 31 अक्टूबर को दिन भर दूरदर्शन और आकाशवाणी पर सिर्फ शोक संगीत की धुनें बजती रहीं। लेकिन जैसे ही एम्स में राजीव गांधी के अगले प्रधानमंत्री बनने और शपथ ग्रहण का कार्यक्रम तय हुआ, सरकारी टेलीविजन, दूरदर्शन और रेडियो से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की खबर प्रसारित हो गई। वहां पहुंचते ही डॉक्टर ने उनका उपचार शुरू कर दिया। इंदिरा के जाने का मातम था और दूसरी तरफ 31 अक्टूबर की शाम राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। राजीव के साथ प्रणब मुखर्जी, पीवी नरसिम्हा राव, शिवशंकर और बूटा सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली। The sovereignty and integrity of India. The sovereignty and integrity of India. आतंकवाद की गोलियों ने इंदिरा गांधी को इतिहास के पन्नों में समेट दिया। वक्त की मजबूरी की वजह से जिस राजीव गांधी को राजनीति में आना पड़ा, उसी वक्त की हकीकत ने उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी बैठने को मजबूर कर दिया। लेकिन इंदिरा गांधी के मौत के बाद देश में जो कुछ हुआ, इतिहास उसका भी गवाह है। लेकिन वो सब हम आपको दिखाएंगे अगले एपिसोड में। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।